हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होगे। मैं बता दूं कि मैं भी काफी अच्छा हूं। सर, आप लोगों का प्रिपरेशन फुल चल रहा है, मुझे पता है। पर मैं आपके सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम लूंगा। 5 मिनट में मेरी गारंटी है 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लो टाइमिंग। मेजर मिस्टेक अपने को कौन कौन सी अवॉइड करनी चाहिए, सुने बिना मत जाना भाई। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है। सुनो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट, अच्छा सिर्फ 6 पॉइंट है, क्विकली कवर करते हैं। पहला पॉइंट, क्वेश्चन तुमने प्रॉपरली रीड नहीं किया, कंप्लीटली रीड नहीं किया। ऐसा बहुत ज्यादा बार होता है। ऐसा तुम्हें लगता होगा सर ये थोड़ी होता है फाइनल लेवल पे। बहुत ज्यादा होता है, तुम प्रॉपरली रीड नहीं करते या फिर तुम कंप्लीटली रीड नहीं करते। इस बात का ध्यान देना कि पूरी तरीके से क्वेश्चन का हर एक पॉइंट रीड करो। तुम्हें पता है हर पॉइंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। प्रॉपरली रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी। एग्जाम्पल दूं, एक्सप्लेन वैल्यू चेन पूछा और स्टूडेंट लिख के है एक्सप्लेन वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस को एक्सप्लेन कर दिया वैल्यू चेन में, भाई गलत होगा क्या? ऐसा मैं मजाक में कह रहा हूँ, नहीं ऐसा हुआ है। नवंबर 2020 एग्जामिनेशन में पूछा है वैल्यू चेन को एक्सप्लेन करो, लिख के वैल्यू चेन एनालिसिस। भाई मार्क्स थोड़ी मिलेंगे फिर। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना। पूछा क्या, जो पूछे उसी का जवाब दो, कुछ भी जवाब मत दे दो। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली। ये तो बहुत ज्यादा होता है, क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आता, पूछना क्या चाहते हो, अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है, समझ नहीं आता। मोस्टली ये कब होता है भाई? जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात चलती है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि तुमने क्वेश्चन पढ़ के समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में पढ़ा क्या था। या फिर तुम थ्योरी क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, थ्योरी में कौन से वाले, डायरेक्ट थ्योरी तो ऐसे ही पढ़ने आ जाते हैं। एप्लीकेटिव थ्योरी, एप्लीकेटिव थ्योरी का एग्जांपल देता हूं। जैसे बियॉन्ड बजटिंग का एक क्वेश्चन आया था जुलाई 2021 एग्जामिनेशन में, वो था एप्लीकेटिव थ्योरी क्वेश्चन। ठीक है, तो थ्योरी क्वेश्चन अगर एप्लीकेटिव आता है तो हो सकता है कि तुम इसे सही तरीके से समझ ना पाओ कि पूछा क्या है। ठीक है, ऐसे सिनेरियो के अंदर तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा पूरे मार्क्स जा सकते हैं, पूरे मार्क्स भी जा सकते हैं। समझ रहे हो इस बात को, इस बात की गहराई को समझो कि तुमने एक पूरा क्वेश्चन करने में टाइम लगा और तुम्हारे पूरे मार्क्स चले गए क्योंकि तुमने क्वेश्चन समझा नहीं था पूरी तरीके से। भाई इसको करने, इसको समझने के लिए तुम्हें टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उसकी रीडिंग में। तुम जल्दबाजी में रीड कर रहे हो, तुम डिस्ट्रैक्टेड हो कि पेपर टफ आया है या इजी आया है, जो भी आया है, पर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो किसी ना किसी वजह से और तुम क्वेश्चन को पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे हो यार कि पूछा क्या है। उसे धीरे धीरे, इंग्लिश ही तो है, ऐसे थोड़ी कि चाइनीज लिख के आए, इंग्लिश ही तो है। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम्हें तुम उससे अक्वेंटेड नहीं हो। इंग्लिश ही है। तुम अगर उसे ध्यान से पढ़ोगे कि पूछना क्या चाह रहे हैं, एक एक वर्ड को ध्यान से आराम से शांति से पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को शांति से पढ़ने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्वेश्चन को हमें बाद में उठाना चाहिए, पहले इजी इजी पार्ट्स को कंप्लीट कर लेना चाहिए। समझ रहे हो इस बात को? ठीक है, नेक्स्ट, रॉन्ग नंबर कैरी फॉरवर्ड। तुम्हें लग रहा होगा वापस से सीए फाइनल लेवल पे तो ऐसा होता ही नहीं है, पर भाई ऐसा होता है। बहुत सारे पेपर्स में मैंने होते हुए देखा है, ट्रस्ट मी। ऐसा हो सकता है कि तुमने स्टेप 1 से आंसर निकाला 13,800, इसको यूज करना था स्टेप 2 में, लिख के 18,300 और पूरा कैलकुलेशन गलत कर दिया। भाई मेरे ऐसा बहुत ज्यादा बार होता है। ध्यान दीजिए, केयरफुल रहिए कि नंबर्स तुम्हारे सही हो। कोशिश करो कि तुम नंबर सही लिख पाओ। ठीक है, तो जस्ट कीप योर काम काम। अच्छा, काम होके पेपर सॉल्व करोगे तो बढ़िया रिजल्ट आएगा, बढ़िया तुम्हारा सॉल्व परफॉर्मेंस बढ़िया होगा। ठीक है, तो काम रहना सीखो। फोर्थ पॉइंट, आंसरिंग एप्लीकेटिव थ्योरी डायरेक्टली। मतलब कि अगर कोई ऐसा थ्योरी क्वेश्चन है जिसमें एप्लीकेशन लगाना है, आपको अप्लाई करना है बेसिकली थ्योरी कॉन्सेप्ट को, और तुम डायरेक्टली आंसर लिख के आए, इसका स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर तुम्हारा गलत होने की वजह से तुम्हें मार्क्स नहीं मिलते। ठीक है, बताऊं, रियलिटी में तुम सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके आते हो बस। एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि तुम पहले सिर्फ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, उसके बाद तुम बताओ कि उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी किस किस सिचुएशन के अंदर होती है, अगर होती है तो। फिर तुम बताओगे कि इस करंट सिनेरियो के अंदर कैसे एप्लीकेबल हो रहा है वो। ओके, और फिर तुम बताओगे उसका इंपैक्ट क्या होता है, फिर एक कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट होगी तो कंक्लूजन दोगे। पूरा इस तरीके से अपने को आंसर का फ्लो बनाना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान देना कि डायरेक्टली डायरेक्टली आंसर मत लिख के आना। नेक्स्ट, जंपिंग टू कंक्लूजन। भाई मैंने देखा बहुत जल्दी जंप करना चाहते हैं कंक्लूजन के ऊपर। एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, पेनिट्रेशन और स्किमिंग के बीच में पूछा कि बताओ कौन सा अप्लाई करें, तुम लिख के आए पेनिट्रेशन अप्लाई करना चाहिए, और लॉजिकली पेनिट्रेशन ही करना चाहिए, समझ लो आंसर के अंदर। पर तुम्हारा आंसर पूरे मार्क्स डिजर्व नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम लिख के आए होगे कि पेनिट्रेशन हमें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे रीजन क्वेश्चन के अंदर से दिखाई देते हैं। दिस इज नॉट कंप्लीट। फर्स्ट एक्सप्लेन व्हाट इज पेनिट्रेशन, एक्सप्लेन व्हाट इज स्किमिंग, देन टेल अस कि पेनिट्रेशन कैसी सिचुएशंस के अंदर अप्लाई होता है, टेल अस स्किमिंग कौन सी सिचुएशन के अंदर अप्लाई होता है, देन टेल अस कि इस सिचुएशन के अंदर क्यों आपको लगता है कि पेनिट्रेशन का इंपैक्ट ज्यादा सही होगा, कि इस सिचुएशन के अंदर ऐसे कौन से पॉइंट है जो बताते हैं कि पेनिट्रेशन अप्लाई करना चाहिए, और फिर तुम कंक्लूड करो कि हमारी तरफ से ये पॉइंट होने की वजह से तुम्हें लगता है कि पेनिट्रेशन अप्लाई होना चाहिए। एक एग्जांपल देकर बताया मैंने। तो एक्सपेक्टेशन में इतने पॉइंट्स लिखने होते हैं, रियलिटी में तुम सिर्फ कंक्लूजन लिख के आते हो। कैसे मिलेंगे पूरे मार्क्स? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फ्लो ऑफ क्वेश्चन
भाई देखो, फ्लो ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हें डिसाइड करना चाहिए सबसे पहले, एकदम इनिशियली रीडिंग टाइम में डिसाइड कर लो, इजी पहले करना है, डिफिकल्ट बाद में करना है। ये तो तुम्हें पहले से पता है। नया क्या बता रहा हूं मैं, नया इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम ये करके नहीं आते हो पता होने के बाद भी। और कैसे सिलेक्ट करना है वो भी तुमको बताता हूं। तुम सबसे पहले इस बात पे फोकस करो कि तुम मार्क्स गैदर कर लो। तुम्हें सबसे पहला एजेंडा तुम्हारा होना चाहिए पास होना। पास होने के लिए जितने मार्क्स तुम शुरुआत में इजी इजी क्वेश्चन से गैदर कर सकते हो कर लो। अपने को कुछ नहीं बताना कि हम पहले डिफिकल्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अपने को कोई लोड नहीं लेना केस स्टडी का। पहले एक चीज करनी है, वो ये है कि तुम्हें मार्क्स बटोरने। बटोर लिया तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर तुमने बहुत सारे मार्क्स गैदर कर लिए हैं। उस कॉन्फिडेंस के बेसिस पर अब तुम जाकर डिफिकल्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में टाइम स्पेंड करके रीड करते भी हो, ताकि तुम समझ पाओ कि पूछा क्या है। तो तुम्हारा परफॉर्मेंस बेटर होगा और तुम टफ क्वेश्चंस को भी डिफीट कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, एक मिथ है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे क्वेश्चन 4A किया, एग्जाम्पल है क्वेश्चन 4A किया, तो उसके बाद इमीडिएटली बाद में 4B या 4C करना पड़ेगा। 4B मतलब सारे पार्ट्स क्वेश्चन 4 के साथ में ही करने पड़ेंगे, ऐसा मिथ है। पर ये सही बात नहीं है। तुम चाहो और तुमने 4A किया और चाहो कि 6B करना है नेक्स्ट क्योंकि वो आसान लगता है, तुम 6B कर सकते हो। उसके बाद चाहो कि 3A करना है, 3A कर सकते हो। ऐसा जरूर नहीं कर सकते कि 4A के अंदर का फर्स्ट पार्ट कर लिया, 4A के अंदर का सेकंड पार्ट बाद में कभी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। उसके अंदर के जो सब पार्ट्स होते हैं वो तो तुम्हें साथ में ही करने पड़ेंगे। मतलब कि 4A पिक किया तो उसको पूरी तरीके से सॉल्व एक साथ करना पड़ेगा, उसे तुम ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे। पर 4A के बाद में तुम मर्जी है जो क्वेश्चन ले सकते हो, 6A 6B 3A 3B जो मर्जी है वो पिक कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऑर्डर हो सकता है। पहली बात ये मिथ था, बहुत सारे लोगों में होता है, इसलिए क्लियर कर दिया। सेकंड, करेक्ट मेथड क्या होता है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का, जो तुम्हें हेल्प करेगा इजी टू डिफिकल्ट सिलेक्ट करने में। देखो, जब तुम क्वेश्चन को पढ़ते हो रीडिंग टाइम में और सिलेक्ट करने की कोशिश करते हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कॉन्सेप्ट के बेसिस पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ये तो आसान होगा। पर तुम्हें कॉन्सेप्ट के बेसिस पर नहीं सिलेक्ट करना है, यू हैव टू सिलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन को पढ़ के तुम्हें लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन डुएबल है, तो तुम्हारे लिए आसान होगा। अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट की वजह से तुम्हें इजी लग रहा है, तो शायद वो आसान ना हो भी सकता है, देखो हो भी सकता है, पर हमेशा जरूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट आसान है तो क्वेश्चन भी आसान हो। एग्जांपल दूं, दिसंबर 2021 एग्जाम में क्वेश्चन 2 आया था कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू का। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू हमें पता है कि क्वेश्चन कितना आसान होता है, करेक्ट है ना, मतलब क्योंकि कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है। कॉन्सेप्ट इजी होने की वजह से तुम्हें लगेगा ये क्वेश्चन तो अपने से बन जाएगा, सॉल्व करते हैं। तुम क्वेश्चन पढ़ने जाते हो, क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजिंग उसे बनाया है। ठीक है, तो यू हैव टू सिलेक्ट ऑन द बेस ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ऑन द बेस ऑफ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये पॉइंट्स को ध्यान रखने का। ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो, नॉट सी यू ऑन द एग्जाम डेट, या फिर उसके अगले दिन पेपर सॉल्व करने आएंगे। ओके, आपको देखने की जरूरत नहीं, आप देखोगे एग्जाम खत्म होने के बाद में कितना भी मन मचल रहा हो, मत देखना। एक क्वेश्चन देखेंगे बाकी क्वेश्चन नहीं देखेंगे, मत देखना। ये उन लोगों के लिए है जिनका अगला एग्जाम होने वाला है नवंबर 2021 में, 22 में सॉरी। ठीक है, ये उन लोगों के लिए डिस्कशन होगा, और तुम्हारे लिए भी होगा कि तुम एग्जाम के बाद इसे देख पाओ। एग्जाम के दौरान बिल्कुल नहीं देखने का, उस पॉइंट पे भी वापस से आके बताऊंगा। अच्छा, मिलते हैं सर एग्जाम डेट पर या उसके अगले दिन पर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, मेक श्योर काम रह के सॉल्व करने का, अपने दिमाग को प्रेशर कुकर नहीं बनाने का। जितना काम रह के करोगे उतना बढ़िया होगा। ओके, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।